सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक राजस्थान में मरुस्थलीकरण रहेगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, मरुस्थलीकरण को परिभाषित करते हुए राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए, अथवा राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या व्यापक है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। प्रश्न को शुरू करने से पहले हम मरुस्थल शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। मरुस्थल की उत्पत्ति प्राचीन समय में 33 सागर के अवशेष से मानी गई है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से मरुस्थल वे क्षेत्र होते हैं जहां पर भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का योग इतना प्रतिकूल होता है कि ये क्षेत्र वनस्पति विहीन एवं जनसंख्या विरल होते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें तो मरुस्थल वे क्षेत्र होते हैं जहां पर भौतिक एवं प्राकृतिक दशाएं इतनी प्रतिकूल होती है कि यहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है एवं यहां पर लोग निवास नहीं करते, अर्थात एक सुनसान क्षेत्र को हम मरुस्थल की संज्ञा दे सकते हैं। भौतिक कारकों में किसी स्थान विशेष के द्रातलीय दशाओं को शामिल किया जाता है एवं प्राकृतिक कारकों में जैसे वर्षा, मानसून, जलवायु आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अगर स्थायी जल का अभाव पाया जाता है तो वहां पर कृषि कार्य पूरा नहीं किया जाता, कारण वहां पर भूमि खाली रह जाती है, वनस्पति विहीन रह जाती है और मरुस्थल का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अब वर्तमान वैज्ञानिक युग में हम अच्छे कृषि उत्पादन के लिए अनेक कृषि उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके लगातार उपयोग से भूमि की उर्वरकता क्षमता कम होती जाती है और धीरे धीरे बंजर भूमि का रूप धारण करने लगती है और इस प्रकार मरुस्थल का निर्माण होने लगता है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा था बर्फ का जमाव होना, यानी किसी स्थान पर अगर अत्यधिक वर्षा होती है या फिर बर्फ का जमाव रहता है तो वहां पर भी वनस्पति नहीं उग पाती है। इस कारण बर्फ के जमाव वाले क्षेत्र को भी मरुस्थल कहा जा सकता है। और प्राकृतिक कारकों में मुख्य रूप से वर्षा, जलवायु एवं मानसून को शामिल किया जाता है। यानी अगर किसी स्थान पर वर्षा कम होगी तो वहां पर कृषि कार्य भी पूरा नहीं होगा। अगर जलवायु में बदलाव आ जाएगा तो भी वहां की कृषि प्रभावित होगी। इस कारण कम वर्षा वाले क्षेत्र को भी मरुस्थल की संज्ञा दी जा सकती है। आगे बात करें तो मरुस्थल को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है एवं रेत का प्रसार होता रहता है। मरुस्थल शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है कि रेत के टीलों का स्थान मरुस्थल कहलाता है। यहाँ का तापमान अधिक रहता है, इस कारण तापमान अगर अधिक होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण की दर भी अधिक पाई जाएगी। अगर किसी स्थान पर वर्षा न हो तो भी वहां पर मरुस्थल का प्रसार देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पृथ्वी के दोनों गोलार्धों की तो वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण यहाँ पर लगातार बर्फबारी होती रहती है या फिर शीत जलवायु प्रदेश में बर्फबारी होती रहती है। ये बर्फबारी यहाँ पर उगने वाली वनस्पति को प्रभावित करती है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडा मरुस्थल। यानी गर्म मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होगी और यहाँ पर वाष्पीकरण की दर अधिक पाई जाएगी। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। इसके बाद ठंडे मरुस्थल, यानी ऐसे प्रदेश जहां पर लगातार बर्फबारी होती है एवं वनस्पति विरल क्षेत्र होते हैं, ठंडे मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लद्दाख मरुस्थल, गोपी मरुस्थल। इसके बाद हम मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। मरुस्थलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अबूर बिल्ले ने 1949 में किया था। मरुस्थलीकरण का आशय होता है मरुस्थल का विस्तार होना या मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा मरुस्थल का प्रसार होता है। सन 1952 में सिम्पोसिया ऑन इंडियन डेजर्ट नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अनेक विद्वानों ने थार के मरुस्थल की उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में अपने मत प्रदान किए थे। इस सम्मेलन में भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या पर विचार व्यक्त किए गए थे। इसके बाद सन 1977 में कादरी संस्थान जोधपुर के द्वारा एरिड जोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया।
इस ग्रंथ में मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में जिक्र किया गया था। इस ग्रंथ में विश्व में व्यापक मरुस्थलीकरण की समस्या पर विचार व्यक्त किए गए थे। विश्व स्तर पर सन 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मरुस्थलीकरण की समस्या को सर्वाधिक महत्व दिया गया, यानी इस सम्मेलन में विश्व स्तर पर सभी देश मिलकर मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय एवं परियोजनाएं लागू करने के लिए विचार व्यक्त किए गए। मरुस्थलीकरण की परिभाषा इस प्रकार से है। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट मरुस्थलीय प्रकार की दशाएं उन क्षेत्रों में सक्रिय हो जाती हैं जहां पर मरुस्थल का विस्तार नहीं है। अर्थात मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर धीरे धीरे वनस्पति का ह्रास होने लगता है एवं ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। ड्रेगने के अनुसार मानव क्रियाओं के द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क एवं शुष्क आर्द्र प्रदेशों में भूमि का ह्रास होना ही मरुस्थलीकरण है। मानव की गतिविधियों के द्वारा भूमि की उर्वरकता क्षमता कम होती जा रही है, यही मरुस्थलीकरण है। मानव की गतिविधियों के द्वारा जो भूमि की उर्वरकता क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यही मरुस्थलीकरण है। सरल शब्दों में बात करें तो मरुस्थलीकरण का आशय मरुस्थल का प्रसार होना है, अर्थात वनस्पति विहीन क्षेत्रों का प्रसार होना है। संपूर्ण भारत में मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात एवं पंजाब की भूमियों पर पाया जाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। मरुस्थल के अंतर्गत वे क्षेत्र शामिल नहीं किए जाते जहां पर रेतीले दौरों का प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात रेत के विशाल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मरुस्थल के अंतर्गत वनस्पति विहीन क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में मुख्य रूप से मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी भाग में पाया जाता है। राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुभूमि प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पश्चिमी मरुभूमि के अंतर्गत पश्चिमी मरुभूमि का कुल क्षेत्रफल 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर है। ये जो पश्चिमी मरुभूमि पूरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल 2,09,543.25 वर्ग किलोमीटर है। इस भाग में मरुस्थल का प्रसार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58% भाग घेरता है। राजस्थान सरकार ने 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित किए हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर एवं सीकर जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये कोई रेत के टीले हैं, तेज हवा आई तो अरावली के कटे फटे भागों से ये रेत के टीले उठकर आगे बढ़े या रेत आगे बढ़ने लगी। अरावली के कटे फटे भागों से यह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ी, यानी मरुस्थल का विस्तार पूर्व दिशा की ओर बढ़ा है। पश्चिमी क्षेत्र में जो रेत के टीले थे यहाँ से ये रेत हवा के साथ उठकर अन्य क्षेत्रों में जाकर जम गई एवं वहां पर धीरे धीरे मरुस्थल का रूप धारण करने लग गई। वर्तमान समय में राजस्थान के 5 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ा है। ये जिले अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद एवं सिरोही हैं। इन जिलों में वर्तमान समय में तेजी से बालू रेत का प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान में वर्तमान समय में मरुस्थलीकरण हवा, जल, वनस्पति एवं लवणीकरण के कारण बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 44% हवा के द्वारा, 12% जल के द्वारा, 7% वनस्पति विनाश के द्वारा एवं 1% लवणीकरण के कारण मरुस्थल का प्रसार बढ़ा है। किसी भी मरुस्थल में अगर तेज हवा चलती है तो यहाँ से जो बालू रेत है वो उठकर दूसरे स्थानों पर जम जाती है। इससे यहाँ के क्षेत्रों में रेत का जमाव होने लगता है एवं वनस्पति विरल क्षेत्र होने लगते हैं। अगर किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वहां पर मिट्टी का कटाव होने लगता है, भूमि की उर्वरकता धीरे धीरे कम होने लगती है। इस प्रकार भी मरुस्थल का प्रभाव बढ़ता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग दिन प्रतिदिन वनों को काटते जा रहे हैं। पहले जो विशाल वन हुआ करते थे आज वहां पर बंजर भूमि देखने को मिलती है।
वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, अगर वन नहीं होंगे तो भूमि की उर्वरकता क्षमता कम होती जाएगी। इस प्रकार भी मरुस्थल का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद लवणीकरण के कारण भी राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हुआ है। भूमि की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाने के लिए आज वैज्ञानिक पद्धति से अनेक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण भूमि में लवणीयता की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार इन सभी तत्वों के द्वारा राजस्थान में मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: जनसंख्या में वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जल में गिरावट, क्षारीयकरण, भू संरक्षण व गाद का जमाव, औद्योगिकरण व तापमान में वृद्धि। इन सभी कारणों के द्वारा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार तेजी से हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रभाव। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है: वनों का विनाश होना, नदियों व झीलों का गाद से भरना, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, जल स्रोतों का सूखना, बंजर भूमि का विस्तार होना, चारागाह भूमि में कमी आना, अकालों में वृद्धि होना। मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय जैसे अरावली के मध्य अंतरालों में सुरक्षा पट्टी लगाना, यानी जो अरावली कटी फटी है उन भागों में विभिन्न पेड़ पौधे लगाकर मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन को रोकना, चारागाहों भूमि का उचित उपयोग करना, मेड़बंदी करना एवं लोगों को जागरूक करना, ये सभी उपाय अपनाकर मरुस्थलीकरण को कुछ हद तक रोका जा सकता है।